एपिसोड 116। अनवर दोपहर के करीब लौटा तो उसने रेशम को पूछा, शायद वो सो रही होगी। मैंने जवाब दिया, क्या रात भर वो तीमारदारी में जागती रही थी? रूबी बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत कहाँ थी, मगर ये वही कमरा जिसमें वो रही थी। उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने शाइना के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो हविस परस्त और सफ़ाक औरत थी। ये बात मुझे बुरी लगी। वो बहरहाल मेरी बहन थी। मैंने कहा, क्या तुम मुझे भी ऐसे ही समझती हो? उसने फ़ौरन माफ़ी मांग ली कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ये आज सुबह की बात है। चलो अभी दूर कर देते हैं रंजिश। अनवर साहब, मैं नहीं समझता कि इस बात पर कोई रंजिश बरकरार रह सकती है। बिल्कुल नहीं, वो तो एक वक्ती बात थी। मैंने भी माफ़ी मांग ली कि क्या करूं, बहन थी, उसकी ज़िंदगी भी बेसुकूनी का शिकार रही और उसकी मौत भी ऐसी नहीं थी कि मैं भुला सकूं। रेशम ने भी माफ़ी मांग ली थी। तो जनाब अनवर साहब, उसकी असल फ्रस्ट्रेशन का सबब आप हैं। मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया? आपने उसकी मोहब्बत को फुटबॉल बना रखा है। खेल रहे हैं उसके जज्बात से। जब दिल चाहता है उसे छोड़ के चल देते हैं किसी और तरफ। नाकामी मिलती है तो फिर उसकी तरफ लौट आता है। कब से चल रहा है ये खेल, और आखिर कब तक तेरे इंतजार में बैठी रहेगी वो? अनवर खिफ़त से बोला, वो तो बस मैं हालात के दबाव से मजबूर था। बकवास फरमाते हैं आप। रूबी इनकार ना करती तो रेशम को तो छोड़ दिया था आपने। पर वो खुद चली गई थी तेरे साथ। तो और क्या करती? यहाँ रहकर जिल्लत बर्दाश्त करती रहती, बैठी रहती चुपचाप। वो गलती थी मेरी, मैं मानता हूँ। और जब मैं उसे तलाश करके और मना के वापस लाया तो मैंने उसकी तलाफी भी कर दी थी। उसने माफ़ भी कर दिया था मुझे। माँ जी को भी राज़ी कर लिया था मैंने। अनवर, जिंदगी ऐसे ही चलती है, आगे ना जाने क्या हो जाए। ये देख, रूबी बैठी है तेरे सामने, आज फिर अकेली है। कौन जानता कल क्या होने वाला है। वो चुप बैठी है, इंतजार झेल रही है, बेशरम बन के सवाल नहीं कर सकती। ओके, आज शाम निकाह पढ़वा लूँ काजी को बुला के? आज ना सही, कल परसों तक हम किसी तकरीब का एहतमाम भी कर सकते हैं। रूबी ने कहा, उस शाम बहुत अरसे बाद हमारी जिंदगी में खुशी किसी अजनबी मेहमान की तरह आई। रूबी ने खबर रेशम तक पहुंचा दी थी। मेरे कहने से वो भी तैयार हुई और खुद रूबी ने सोग की चादर उतार दी। हम पहले मुरादाबादी गए। अनवर बहुत खुश था। उसने रेशम को बताया कि शादी के बाद वो पुरानी हवेली की जगह नई हवेली बनाने का सोच रहा था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। वो जदीद तर्ज की कोठी बनाएगा और उसका नाम रेशम महल रखेगा। हम उस कच्चे कमरों वाले घर में पहुंचे जहां अनवर ने अपने नवादरात को रखा था, तो रेशम आबदीदा हो गई। ये एक फितरी अमल था। पुरानी यादों ने उस पर भी अलगार कर दी थी। उसने अचानक कहा, अनवर, मेरी एक बात मानोगे? हम अपना घर यहाँ बनाएंगे, तुम अपनी खानदानी हवेली जरूर बनाओ। और अनवर निहायत फिल्मी अंदाज में रेशम का हाथ थाम के घुटनों के बल झुक गया। जो हुक्म आपका मलिक आलिया। अगरचे हालात 100% साजगार ना थे और मसाइब और हसात के साथ खतरात के आसिफ ज़दा साए हम सबकी ज़िंदगी पर मंडला रहे थे, लेकिन उस एक खुशगवार फैसले ने हम सबके दिलों को खुशी के एहसास से भर दिया। हम मुल्तान गए और एक बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। फिर वो घर देखा जो अब रेशम की मिल्कियत था, लेकिन बंद पड़ा था। एक मुख्तसर वक्त के लिए तकदीर हमें इस रास्ते पर ले आई थी जहाँ हमारे लिए पनाह थी, तो एक बूढ़ी लावारिस औरत को जिंदगी के आखिरी अयाम में सहारे की जरूरत थी। वक्त पूरा होते वो दुनिया से रुखसत हुई, मगर रेशम को खिदमत के सिले में साहिब जायदाद कर गई। एक शादी जो बहुत पहले भी हो सकती थी और ज्यादा धूमधाम से हो सकती थी, बिलाखिर अब हो रही थी। अनवर ने रेशम के कहने पर शादी की तकरीब उस जगह मुनक्किद की जहाँ पहले चौधरियों की हवेली थी। वो जगह पे एक मैदान रह गई थी। आसपास से रहा सहा मलबा भी हटा दिया गया और वहाँ शामियाने खड़े हो गए। ना जाने कैसे और कहाँ से बावर्ची माए देख के आ गए। मैं और अनवर इधर उधर फोन करते रहे या गाड़ी लेकर फिरते रहे। निकाह की तकरीब के लिए दावतनामे देने का ना वक्त था और ना रिवाज। इलाके के वो नाई जो पुराने खानदानी खादिम थे, खुद ही गिरदोनवा के देहात में कह आए। निकाह की तकरीब में गिरदोनवा के मोअज़्ज़िज़ीन आ गए, जिनमें वही नंबरदार, पटवारी, थानेदार और हेडमास्टर के कबील के लोग थे। गांव के कुछ मर्दोजन ने गाना बजाना और भंगड़े डालने का शुगल भी किया। मिरासी और भांड भी रौनक लगाने आए और खुश होके गए। दुल्हन रुखसत होकर मुराद हाउस ही आई और उसको लाने वाली खातून खाना की सारी जिम्मेदारी खुद रूबी ने निभाई। उससे अगला दिन वलीमे की दावत आम कर रहा। गिरदोनवा के देहात से मर्दोजन ने दोपहर से आना शुरू किया और खानदान के खानदान खा पी के बधाई देते और जाते रहे। रिवाज के मुताबिक लोग कुछ न कुछ देकर जाते रहे। मेरा थकन से बुरा हाल था और वहां मुझे खड़े रहना भी मुहाल लग रहा था। फिर भी मैं आने जाने वालों पर नजर रखे था और अनवर भी चौकस था। उन्हीं मेहमानों में ना जाने कितने मुरीद भी होंगे। उनकी तरफ से खतरा कोई नहीं था, मगर वो मुंतजिम जो दरगाह के नाम पर जराइम का अड्डा चलाते थे, उस इज्तिमा में इंतशार फैलाने आ सकते थे। मैं इसलिए भी मुतमईन था कि नादिर शाह ने मुझे और अनवर को जो मोहलत दी थी वो अभी पूरी नहीं हुई थी। हमारे इनकार या इकरार से पहले उसका कोई कदम उठाना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। उस मोहलत के तमाम होने में एक हफ्ता ही रह गया था, लेकिन अभी तक हमने कुछ तय नहीं किया था। दावत आम उमूमन असर तक तमाम हो जाती थी,
फिर कोई भूला भटका आ जाए तो उसे निपटा दिया जाता था। सामान समेटने वालों ने असबाब समेटना शुरू किया और मैं दम लेने के लिए कुर्सी पर बैठा था कि तांगो यक्को का एक और काफिला नमूदार हुआ। दूसरा काफिला दूसरे सिंध से आया। मुझे कुछ हैरानी हुई कि इतनी कसीर तादाद में किस बस्ती के लोग हैं। 11-12 बजे से जोहर तक अक्सरियत फारिग होकर जा चुकी थी। फिर एकदम उस हुजूम की एक साथ आमद वाजे हो गई। उन सब ने यक्को तांगों पर तिकोने परचम लगा रखे थे और वो सब नारे लगाते नमूदार हुए थे। ये सब पीर साईं के अकीदतमंद और मुरीद थे। मैं और अनवर चौकस हो गए क्योंकि किसी के अज़ाइम का कुछ पता ना था। हमारे पास असलहा था, कुछ पुराने मुहाफिज थे और कुछ सिकंदर शाह के सिक्योरिटी गार्ड्स। हमने सबको अलर्ट कर दिया। देर से आने वाले 150-200 मेहमानों को भी आम तरीके से खाना दिया गया। मैंने कुछ खास बंदों को पहचानने की नाकाम कोशिश की। उस वक्त बाहर एक जीप आके रुकी और मैंने राना को अपनी तरफ आते देखा। बेख्तियार मेरा हाथ अपने रिवॉल्वर पर जम गया, मगर वो बेखौफ खतर पहले मुबारकबाद देने के लिए अनवर से गले मिला, फिर मुझसे। उसे किसी किस्म की झिझक थी, ना खौफ, ना शिकवा, ना शिकायत। लेकिन उसका बेखौफी से आना अपने अंदर बहुत से माने रखता था कि देखो, तुमने मुझे कैद में रखा और मुझे जान से मारने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन तुम मुझसे कुछ मालूम ना कर सके। कतई बेनियाजी और अजनबियत के साथ राना ने खाना खाया और हस्बे रिवाज शादी की मद में तोहफे के तौर पर एक लिफाफा भी अनवर को दिया, जिसे अनवर ने फौरन खोल लिया। उसमें 1 लाख रुपए का चेक था, जो नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा रकम थी। आम लोग 10-20 से 500-1000 की आखिरी हद में थे, लेकिन ये इस्तेताअत और दिल की खुशी का मामला था। अभी तक सिर्फ पटवारी ही वाहिद VIP था जो 10,000 देकर गया था। फिर भी अनवर ना इनकार कर सका और ना कोई सवाल। उसने मुस्कुराते हुए अनवर को गले लगाया और जीप में बैठकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके साथ आने वाले भी इसी तरह नारे लगाते और टांगों पर सब्ज परचम लहराते रुखसत हो गए। जो पैगाम वो लाए थे बिना बोले हम तक पहुंच गया। मैं और अनवर अपने अपने रिवॉल्वर पर हाथ रखे बेबसी से तमाशा देखते रहे और खुद तमाशा बने रहे। शादी खत्म हो गई थी। आने वाले हफ्ते की मोहलत शुरू हो गई थी, जिसमें उससे कहीं ज्यादा अहम फैसले करना जरूरी थे। थकन से मेरा भी ऐसा बुरा हाल था कि मैं बिस्तर पर गिरा और सो गया। फिर जब आंख खुली तो अगले दिन की दोपहर का सूरज सर पे था। रूबी की हालत मुझसे बदतर होगी, मगर वो मुझसे पहले उठ गई थी और वो तमाम मामला संभाल रही थी जो नई दुल्हन की लाने वाली सास की जिम्मेदारी होते हैं। मैंने गुस्ल किया और किचन में चाय बनाने गया तो वहां वो मौजूद थी और दुल्हा दुल्हन के लिए नाश्ता ले जा रही थी। कुछ देर बाद वो भी बाहर आ गई, जहां मैं शिद्दत से चाय कॉफी की तलब में मुब्तला था। उसने घर के अंदर से तमाम नौकरों की छुट्टी कर दी थी। अब सिर्फ एक मियाँ बीवी रह गए थे। यहाँ पुराना खानसामा 60 साल के लगभग था। उसकी बीवी घर के अंदर सफाई और किचन के दीगर उमूर को संभालती थी। वो भी 50 साल की थी। उन्हीं का एक निकम्मा बेटा जो पढ़ लिख ना सका था, बाहर के काम के लिए रख लिया गया था और माली की मदद भी करता था। घर के अंदर वाले मुलाजमिन को रखना निकालना खवातीन के तारे इख्तियार में आता था। पहले ये काम सिकंदर शाह की बीवी ने किया था और अब रूबी कर रही थी। असल खतरा मुझे बाहर वाले स्टाफ से था, जिनमें ड्राइवर थे और गार्ड। ऑफिस के लोग फारिग कर दिए गए थे, मगर अभी तक हमने उन्हें नहीं बताया था, जिनके बारे में नादिर शाह बता चुका था कि सब उसके सर खरीद हैं। रूबी के पीछे खादमा नाश्ते की ट्रे के साथ नमूदार हुई और दरमियान में रखकर चली गई। मैंने पूछा, दुल्हा दुल्हन सो रहे हैं अभी तक क्या? रूबी मुस्कुराई, हम उठ गए हैं, काफी है ना? चलो अच्छा हुआ, ये फर्ज भी निमट गया। ये सब तुम्हारा कमाल है और हिम्मत है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें देख रही थी कि तुम किस तरह यहाँ वहाँ अकेले दौड़ते फिर रहे थे। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि खतरा था, हर वक्त था और हर जगह था, मगर कम से कम एक अच्छा जरूर थी हमारे दुश्मनों में। उन्होंने जो मोहलत दी थी उसका लिहाज रखा, लेकिन क्या? कल उन्होंने याद दिलाया है कि मोहलत तमाम हो रही है। वो चौकस हो गई। कोई बात हुई थी? कल राना बड़ी बेखौफी से सीना ताने आया। उसके साथ 150-200 हामी थे। मैं नहीं कह सकता कि उनमें कितने मुसल्लह थे। मजबूरी ये थी कि वो वलीमे के मेहमान बनकर आए थे और उनको छेड़ा नहीं जा सकता था। वो तो चाहते होंगे कि कोई बहाना मिले, मगर मैंने खुद पर जबर करके बड़ी खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया और वो खाना खा के लौट गए। देखा था मैंने भी उनको। उनके नारे सुनकर मैं खवातीन के टेंट से बाहर आई थी। वो सब मुरीद थे। हाँ, तुमने पहचाना किसी को? कई चेहरे जाने पहचाने थे। वो मुहाफिज थे और बहुत से गलत काम करते थे, और वो लोग चाहते हैं कि दरगाह की आड़ में जराइम के सारे धंधे जारी रखें। पर दरगाह तो अब नहीं रही। यही तो मसला है। वो उसी जगह वही कारोबार जारी रखने के लिए दरगाह फिर खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए दबाव डाल रहे हैं हम पर। तो तुम इनकार कर दो। काश इतना आसान होता रूबी और हम फैसला कर सकते। वो कुछ हैरान हुई। तो फिर कौन करेगा फैसला? तुम वारिस हो उस जगह की, मालिक हो। तो मैं तुम्हें इख्तियार देती हूँ और अनवर को कह दो उनसे कि कहीं और दुकान डालें। फिर वही बात, तुम्हारे इख्तियार से कुछ नहीं होता। मैं कानूनी इख्तियार भी दे दूंगी, मुख्तारनामा। मेरी तरफ से साफ इनकार कर दो। ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले कानून की जुबान नहीं समझते रूबी। उन्होंने धमकी दी है। क्या धमकी? ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरी जगह पर मंशियात और बदमाशी के सारे धंधे करे और मैं किसी को रोक भी ना सकूं? आखिर कानून किस लिए है? पुलिस किस लिए है?
ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। देखो, अनवर और रेशम आ रहे हैं, कल बात करेंगे सबके सामने। सूरत हाल कितनी संगीन है। अनवर आते ही बोला, ये तुम दोनों की सूरतों में 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम लोग लड़ तो नहीं रहते? नहीं, आज हम कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अरे यार, अब तो हर दिन ऐसा ही होगा जैसा कल था या आज है। अब मैं भी हर जिम्मेदारी में बराबर की शरीक हूँ अनवर के साथ। रेशम ने कहा, कल राना अपने हवारियों के साथ आया था, ये याद दिलाने कि उनकी तरफ से दी जाने वाली मोहलत के 5 दिन रह गए हैं। मैंने सब देखा था। यही बात कर रहे थे ना तुम रूबी से? मुझे मालूम है, फिर तुम मुझसे तवक्को क्यों रखते हो कि मैं तमाम फिक्रों से बेनियास होता रहूं और हम अपने हनीमून में मसरूफ रहें? मैंने रूबी को बताया था कि राना के आने का मकसद क्या था, और मैंने कह दिया था कि जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। रूबी ने कहा, जज्बाती मत हो रूबी, ला कानूनियत का मुकाबला कानून से करने की बात महज ख्वाब परस्ती है। कानून तो पहले उनकी मुट्ठी में है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी हकीकत थी। नादिर शाह ने बताया था कि हम पहले ही मैसूर हैं, हमारे आसपास अंदर बाहर सब उन्हीं के लोग हैं, हमारे तनख्वाहदार उसके वफादार हैं। तामीराती काम तो हमने फिलहाल बंद कर दिया, घर के अंदर से उन सबको निकाल दिया जिन पर नमक हराम होने का शुबा था। लेकिन ये जो हमारे गिर्द सिक्योरिटी का हिसार बनाए खड़े हैं, अभी हमने उनको नहीं छेड़ा। और सच पूछो तो मेरे जहन में ऐसा कोई प्लान नहीं आता जो हमें महफूज रखे अगर हम इनकार पर कायम रहें तो। अनवर ने नफी में सरे लाया, आखिर हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का निज़ाम क्यों नहीं कायम कर सकते? तू उसकी तफसील बता मुझे। हम किसी सिक्योरिटी कंपनी की खिदमत हासिल कर सकते हैं जिनके पास जदीद तरीन इक्विपमेंट हो, वो अंदर बाहर से सारा पुराना सिस्टम हटा के एक फुल प्रूफ निज़ाम नस्ब कर दें। और ये फुल प्रूफ निज़ाम क्या होता है? क्लोज सर्किट कैमरे, इंफ्रारेड लाइट का हिसार, खुदकार असलह से लैस 24 घंटे ड्यूटी देने वाले गार्ड्स, बुलेट प्रूफ कारें, माई फुट। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे हम। हर वक्त हर जगह आर्म्ड गाड़ियों में जाएंगे। रेस्टोरेंट, बाजार, तफरीही मकामात, तकरीबात, ये होगी हमारी जिंदगी। और उसके बाद कौन सी जमानत होगी कि जो दरगाह का अंजाम हुआ या चौधरियों की हवेली का, वही मुराद हाउस का नहीं होगा? वो जेर जमीन सुरंग के जरिए हम सबको पलक झपकने में ख़त्म नहीं कर देंगे? हाँ, ये खतरा तो रहेगा। अनवर साहब, मैंने जिक्र किया था कि एक जगह मैंने कुछ लोगों को ज़मीन से निकलते देखा था। वो कोई जेर ज़मीन रास्ता था और बोरियां उठाए कुछ लोग एक छोटे से जंगल या घने बाग में जा रहे थे। कौन थे वो लोग? हम जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सोचा। नादिर शाह किसी बैनुल-अक़वामी स्मगलरों के ग्रोह से वाबस्ता है। उनका नेटवर्क सारी दुनिया में फैला हुआ है। सबसे बड़ी है ड्रग माफिया। सब जानते हैं उनके मराकज़ कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, उनके रूट्स क्या हैं और वो कितने ताकतवर हैं। उनका एक मरकज़ है हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी 2500 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ड्यूरेंड लाइन, जिसे ना उधर वाले मानते हैं और ना इधर वाले साथी। वो नज़र भी नहीं आती और हर तरह से एक ओपन बॉर्डर है। मैं समझता हूँ नादिर शाह भी रास्ता इख्तियार करता होगा। अनवर बोला, लेकिन अब एक नया आंसर शामिल हो गया इस क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में, और वो है अस्लहे की स्मगलिंग। रूस के खिलाफ अमेरिका ने मिसाइल, रॉकेट सब मुजाहिदों में बांटे। 2 सुपर पावर्स की जंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी पहुंचा। अब खुद अमरीकी वो मिसाइल वापस मांगते हैं तो उन्हें भी शुक्रिया के साथ वापस नहीं होते। मैंने सुना है एक इस्तेमाल शुदा मिसाइल की कीमत 20-20 हज़ार रुपये मिलती है। इस तरह बारूदी सुरंगें और लाखों की तादाद में क्लैशनकोव बॉर्डर से इधर आई हैं और आ रही हैं, और इस कारोबार में लाखों कमाने वाले करोड़ों बना रहे हैं। असलहे की मार्केट सारी दुनिया है। जहाँ खाना जंगी जारी है या प्लान कर ली गई है, नादिर शाह उसमें पीछे नहीं होगा। हाँ, ये नामुमकिन नहीं है। अनवर का चेहरा उतर गया। तो फिर तू ही बता, हम इस रॉकेट, बम और मिसाइल की अड़ती से कैसे लड़ सकेंगे? कौन लड़ सकता है? ये क्लैशनकोव वगैरह क्या है उसके लिए? खिलौने? उसकी कमान में पूरा लश्कर है, नाम नेहात अहमक मुरीदों का। तनख्वाहदार सिक्योरिटी गार्ड उनके मुकाबले में खुदकुशी करेगा? तुमने तो सबका हौसला पस्त कर दिया है मलिक। मैं किसी की जान का दुश्मन होता रूबी तो कहता मर जाओ अल्लाह का नाम लेकर, मगर मैं चाहता हूँ कि हम सब जिंदा रहें, जिंदगी की खूबसूरती देखें, खुदकुशी ना करें, काम ऐसे करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबके चेहरे सवालिया निशान बन गए। मैंने गहरी सांस ली। ये ख्याल है मगर नामुमकिन नहीं है। फर्ज करो हम नादिर शाह के सामने हथियार डाल देते हैं। रूबी की तरफ से मैं रजामंदी का इजहार कर देता हूँ। इस मुआहदे के फरीक सिर्फ 2 होंगे, एक रूबी और दूसरा मैं। बाकी 2 यानी तुम दोनों का उन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जरा वजाहत फरमा। अनवर बोला, देखो पहले भी तुम्हारे मामलात अलग थे। जाहिर हम ये कर सकते हैं कि तुमने खुद को मेरे मामलात से अलग कर लिया है। सिकंदर शाह ने बकामी होशो हवास इंजीनियर आर्किटेक्ट अनवर चौधरी को अपना पार्टनर और कारोबार का मुशीर निगरान बना लिया था। मुराद होता तो मालिक होता। तुम मालिक बहरहाल नहीं हो। पावर ऑफ अटॉर्नी तमाम इख्तियारात रोजीना मुराद को देती है और जाहिर है वो ये कारोबार नहीं संभाल सकती। रूबी के कज़न की हैसियत से अब तुम मुराद हाउस में रहोगे अपनी बीवी के साथ। वहाँ तुम्हारे हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, चनाचे तुमने स्टाफ को फारिग कर दिया।
और अब वहां बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा? अरे सुनो तो, तुम रूबी के कहने से उस जमीन पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान कर सकते हो, मुरादनगर जैसा। उस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? जितनी जमीन दरगाह की तामीर नौकरी दरकार थी वो दे दी गई। अब वहां कुछ भी हो, बाकी जमीन उससे कहीं ज्यादा है जितनी पर मुरादनगर आबाद है। महल वकू के हिसाब से वो बेहतर जगह है, शारा के करीब है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी प्लानिंग बाहर के सनद याफ्ता माहिर तामीरात जनाब चौधरी अनवर साहब बकलम खुद करेंगे। ये कारोबारी तौर पर बहुत कामयाब हो जाएगा। मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, मगर गालिबन हम बात किसी और मसले पर कर रहे थे। मैं आता हूँ उधर। अब तो आप लग गए ना अपने काम में। आइंदा 2-4 माह में वहीं रूबी अपनी जमीन पर एक नई रिहाइश का बनवा लेती है और तुम भी रेशम के साथ वहां मुंतकिल हो जाते हो। यहाँ मुराद हाउस भी रहे, उसकी देखभाल के लिए कम से कम अफराद हो, बाकी की छुट्टी। जब कोई मकीन नहीं तो मकान की हिफाजत का क्या मतलब? कभी जी चाहे तुम या बीवी चक्कर लगा लो। रूबी के दोनों घर, लेकिन रिहाइश वहीं अपनी आबाई जमीन पर, नए घर में। वहां नए प्रोजेक्ट के लिए नया स्टाफ अपनी मर्जी का। जिनसे अंदेशा था कि नादिर शाह के नमकखार बन चुके हैं, उनकी खुद ब खुद छुट्टी। शक की कोई बात नहीं। नया मालिक, नया प्रोजेक्ट, नए लोग। फर्ज करो उसका नाम होगा मुरादनगर 2। यार सब फर्ज कर लिया और मान लिया कि प्रोजेक्ट कमर्शियल हिट होगा, 2-4 साल में आबाद भी हो जाएगा, लेकिन मसला वो दरगाह का, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो मेरा प्रोजेक्ट है। तू नादिर शाह से मिल जाएगा और वो इतना बेवकूफ़ है कि वो मान जाएगा? हाँ, मुझे साथ रखने से फ़ायदा है उसका, ये बात खुद समझ आ जाएगी उसकी। ये एक फितरी और फ़ायदामंद पार्टनरशिप होगी। रूबी सब जानती है कि उसके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में मुझे जानशीन नामजद कर दिया था एक तकरीब में। रूबी चौंकी। मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने एक ड्रामा किया था। तुमको इसलिए मालूम है कि शाहीना ने तुम्हें बता दिया होगा, लेकिन और कितने लोग जानते हैं ये बात? पीर साईं के 12 मुआविन थे जो ये जानते थे कि उनकी एक ही औलाद नरीना थी। बरसों पहले वो गायब हो गया था या गायब कर दिया गया था। सारे ज़माने की खाक छान की भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये सब शाहीना मुझे बता चुकी थी। फिर उन्होंने तुमसे अपनी उम्मीद वाबस्ता कर ली। हाँ, और उसमें शाहीना के दबाव का बड़ा दाखिल होगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें पीर का सज्जादा नशीन मान लिया जाएगा? अनवर ने पूछा। ये तो मुझ पर छोड़ दो। मैं नादिर शाह को कायल करता हूँ पहले कि रूबी को मैंने राजी कर तो लिया है, लेकिन वो इन मामलों से अलग रहना चाहती है और माली शराकत उसे किसी तरह मंजूर नहीं। अब नादिर शाह चाहे तो मेरी पोजीशन से फ़ायदा उठा सकता है। अगर उसकी तरफ से पुरानी बात ख़त्म तो मेरी तरफ से भी ख़त्म। इस धंधे को चलाने में उसकी मुझसे बेहतर मदद कोई नहीं कर सकता। आंखें बंद करके यकीन करने वाला वो भी नहीं, लेकिन ठंडे दिमाग से गौर करेगा तो उसे मेरी पेशकश की हिफाजत महसूस होगी। और तुम नए पीर मुकर्रर हो जाओगे? मुकर्रर तो मैं पहले ही हो चुका हूँ, सिर्फ चार्ज दूंगा। दरगाह की तामीर बिला खौफ खतर होगी। मजावर भी खुश, हज़ारों लाखों मुरीद भी खुश, जिनका कारोबार मुतासर हुआ था वो भी खुश। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हमारे दरमियान ताल्लुक कोई नहीं। ताल्लुक जितना पहले था 2 भाइयों में वो रहेगा। अनवर के वालिद ने कभी बड़े भाई के मामलात में दखल नहीं दिया। दिल से वो कुछ भी समझते हो, और ऐसा ही पीर साईं ने किया। भाई का रिश्ता दोनों ने निभाया। मैंने महसूस किया कि पूरी तरह कायल ना होने के बावजूद वो सब मेरी बात पर गौर कर रहे थे, जो अभी वजाहत तलब थी। इस मसले पर खौफ और परेशानी का शिकार सब थे, लेकिन किसी के जहन में निजात का कोई वाज़ेह प्लान नहीं था। मैंने अगर मुख्तलिफ सोचा था तो मेरी बात सुनी जाने के काबिल थी, हाँ उसकी हिमायत या मुखालफत में फैसला फ़ौरन ना हो। मुलाजमा ने आके ज़रा सी देर के लिए हमें डिस्टर्ब किया। खाना मेज़ पर लग गया जनाब। मैंने कहा, हम खाना बाहर ही खाएंगे। अनवर उठ के फिर बैठ गया। मुलाजमा लौट गई। रूबी ने जहानत का सबूत दिया। यहाँ हमारी गुफ्तगू कोई नहीं सुन रहा। अगर प्लान के मुताबिक हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं तो बाद में किसी वक्त अंदर जासूसी के खुफिया आलात तलाश करके हटाए जा सकते हैं। अगर हुए तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। नादिर शाह में बाहर से ही नहीं अंदर से भी देख रहा होगा। रूबी ने अचानक कहा, वहाँ सालाना उर्स की तारीख आ रही है, बहुत लोग आएंगे। फिर तो मौका अच्छा है। अनवर बोला, इतने कम वक्त में हम मुरादनगर फेज़ 2 अनाउंस नहीं कर सकते। उसका पेपर वर्क भी महीना भर लेगा। मुलाजमा 2 मेज़ों पर फैले हुए खाने के बर्तन समेट कर ले गई। रेशम ने उसे ग्रीन टी लाने को कहा। अच्छा फर्ज कर नादिर शाह ने तुझे पीर मान लिया और दरगाह का चार्ज तुझे मिल गया, फिर ये कि उसका ऐलान कराएंगे और उर्स की तारीख से नई दरगाह की तामीर होगी। अगर ये मुमकिन हुआ तो हम खामोशी से उसमें कैमरे और माइक नस्ब करा देंगे जो किसी को नजर ना आए। लेकिन यह खतरनाक काम, पूरा प्लान उससे फेल हो सकता है। वो तो बाद में भी हस्बे ज़रूरत लग सकते हैं ना। अनवर बोला, तुम सब फिलहाल यहीं रहो, अपने प्लान पर काम करो। मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। हो सकता है दरगाह को मुकम्मल होने में साल भर लग जाए। मुरादनगर 2 भी टाइम लेगा। हाँ, 5 से 7 साल। अनवर बोला, लेकिन मुराद हाउस के बजाय तुम्हारी वहाँ रिहाइशगाह की तकमील में साल नहीं लगेगा। हाँ, 6 महीने। गुड, 6 माह बाद हमारे दरमियान राब्ता बहुत करीबी होगा।
यह है तो कुछ ख्याली बात, मगर नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हारा घर, जिसे मैं अभी सहूलत के लिए मुराद हाउस 2 का नाम दे सकता हूँ, करीब हो तो दरगाह से अंडरग्राउंड कनेक्शन बनाया जा सकता है। मुमकिन तो सब कुछ है, पर रिस्क लेने की जरूरत क्या है? कभी ना कभी उसका सुराग लग जाएगा। राब्ता उसके बगैर भी रखा जा सकता है, आम फोन ना सही, वायरलेस है। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि 6 माह में मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा कि वहाँ क्या होता रहा और अब क्या होगा। यकीनन मुझ पर नजर रखी जाएगी। मैं देखूंगा कि कौन है और क्या करता है। और मुरीदों को दम दुरूद से बामुराद करना, तावीज़ देना, झाड़ फूक और जिन उतारने का सिलसिला भी चलेगा। वो ज़ाहिर का पर्दा है, रखना पड़ेगा। अल्लाह मुझे माफ़ करे। नादिर शाह और उसके काबिज मुआविनीन का एतमाद और एतबार हासिल करने के लिए मैं ये भी करूँगा। और मुझे कुछ नहीं करना। पहले का माल कहाँ गया और अब कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये ना कोई मुझे बताएगा और ना पता चलेगा। मैं एक तरह से उस जगह का मैनेजर रहूँगा। ये नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने उससे पहले मैं एक एक के नेटवर्क की तफसील जान लूँगा। हम एक सैटेलाइट कमांडो फोर्स तश्कील दे सकते हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन पर एक ठिकाने को तबाह कर दे और उन लोगों को ख़त्म करे जो नादिर शाह के मुआविन हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ से अफगानिस्तान तक हम खुफिया हमले कर सकते हैं। अनवर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, वेरी फिल्मी। अकेला चना भाड़ फोड़ेगा। अनवर, हम दुनिया से क्या, पाकिस्तान से गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम को ख़त्म करने की बात करें तो वो भी नामुमकिन है। लेकिन हम क्या करें? नादिर शाह की गुलामी कबूल कर लें, पैसे के खातिर उसके गुलाम बन जाएं? जान बचाने के लिए हम भाग के भी कहीं नहीं जा सकते और उसे इनकार भी नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचा है। वो अहमकाना खाम ख्याली भी हो सकती मेरी, और ये भी हो सकता है कि शायद इस तरह मैं खुद अपने लिए और तुम्हारे लिए महफूज और पुरसुकून जिंदगी का कोई रास्ता बना सकूं। खतरे में मेरी जान आज भी उतनी है जितनी कल होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम सब भी मारे जाओ। कुछ भी करने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा करना जरूरी है। ये मैं अंदर का आदमी बन के ही जान सकता हूँ, और अंदर का आदमी बनना भी आसान नहीं, लेकिन कोशिश किए बिना चारा भी नहीं। वो सब मेरी सूरत देखते रहे। तजब्जुब उनके चेहरों से आया था। मैंने कुछ देर बाद कहा, वरना बिरादर, छोड़ सारे झंझट, उसे अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे बीच से निकल जाता हूँ, या फिर हम अपना सब कुछ समेट कर नादिर शाह से सौदा कर लेते हैं कि तुम जो चाहो करो। हम चले जाते हैं कहीं और। दुनिया बहुत बड़ी है। ये तो हम पहले भी कर सकते थे। अनवर बोला, मगर हम करेंगे नहीं। मैं तुम्हारे प्लान को सपोर्ट करूंगी सलीम। रूबी ने कहा, सपोर्ट ना करने की बात तो मैंने भी नहीं की। मैं चाहता हूँ कि इसके सारे खतरात पर गौर कर लिया जाए। मलिक अकेला आगे ना जाए। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नादिर शाह की नज़र में कुर्बानी का बकरा मैं हूँ, और ये सब अभी जुबानी जमा खर्च है। जब नादिर शाह की दी हुई मोहलत खत्म हो जाएगी तो देखते हैं वो क्या करता है। उसके सामने हथियार डालने और उसकी शरायत कबूल करने से पहले मैं उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करूंगा, जहाँ और जब वो चाहे। उसके बाद ये मेरी बहुत बड़ी आजमाइश का मरहला होगा कि मैं उसका एतमाद हासिल करूँ। उसे बताऊँ कि मैंने ज़मीन की मालिका रोजीना की जगह ले ली है, लेकिन बाकी सब लोग मेरे साथ नहीं हैं। उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि दरगाह का असल गद्दी नशीन मैं हूँ, जिसे खुद पीर साईं ने अपनी ज़िंदगी में सबके सामने नामजद कर दिया था। ये बात उसे मालूम होनी चाहिए। मेरे मुकाबले में नेकनियती का इजहार पहले उसकी तरफ से हुआ था कि चलो पुरानी बात खत्म हुई और अब मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी कह सकता हूँ कि उसकी फरागदिली के जवाब में मैं शुक्रगुजारी के जज्बात का इजहार यूँ कर सकता हूँ कि पहले की तरह मैं कारोबार में उसका मददगार और मुआविन बन जाऊँ, और मुझे यकीन है कि वो तुझ पर एतबार कर लेगा। अनवर बोला, अभी कुछ भी यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है कि वो यकीन करेगा। खामोशी का एक तवील वक्फा जिसमें सब ग्रीन टी पीते रहे और सोचते रहे कि मेरी बात को किस हद तक संजीदगी से लिया जा सकता है। बाकी सब ने अभी ना मेरे ख्याल को अक्सर मुस्तरद किया था और ना किसी रियायत के साथ कबूल किया था। चनाचे मुझे उम्मीद थी कि आसानी से ना सही, थोड़े से दबाव के साथ वो मेरी बात मान लेंगे। अब शाम होने के करीब थी। हमने सुबह और दोपहर का सारा वक्त बाहर बैठ के गुजार दिया और अब से पहर भी ढल रही थी। अनवर के साथ रेशम भी थोड़ी देर आराम करने के लिए अंदर चली गई। रूबी बैठी रही और कुछ सोचती रही। अगर मैं खुद जाऊं और मुरीदों से मिलूं तो उनका क्या रद्द अमल होगा? आज क्या दिन है? जुमेरात। मुझे पता चला था कि लोग अब भी हाजिरी देते हैं। पहले की तरह कव्वाली और लंगर का सिलसिला तो नहीं है, मगर मुरीद आते हैं। चलो आओ, देख के आए। तुम भी जाओगी? क्यों ना जाऊं? वो घर था मेरा, अपने वालिद के लिए फातिहा खानी हक है मेरा। 10 मिनट बाद हम एक गाड़ी में उसी घर की जानिब रवां थे जहाँ कत्लो गारत गिरी की एक आतिश फिशा रात में मुझे मौत के मुंह से दूसरी बार निकाल कर ले जाने वाला वही डाकू गामा रुस्तम था जो अब मलिक गुलाम मोहम्मद बन के शराफत की जिंदगी इख्तियार कर चुका था। शाहीना उस रात अपनी जिंदगी की बाजी हार गई थी, ऐन ख्वाबों की ताबीर पाने से पहले। अब रूबी मेरे साथ बैठी थी। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख सकता था जो हू बहू शाहीना की आंखें थी। बार बार ये एहसास किसी खलिश की तरह जागता था कि मेरे साथ रूबी नहीं, शाहीना बैठी है। चौधरियों की हवेली की तरह रूबी का घर भी मलबे का जलावा ढेर था। यहाँ भी चोर उचक्के बहुत कुछ ले गए होंगे, मगर अब यहाँ मुसल्ला गार्ड वो रास्ता रोके खड़े थे जो दरअसल दीवार का एक हिस्सा गिरने से बना था।
मैंने गाड़ी कुछ फासले पर रोक दी। मैं 100-125 मर्दोजन के एक मजमे से गुजरा। उन्होंने चादर में लिपटी रूबी के लिए खुद रास्ता छोड़ दिया। चंद एक ने मुझे पहचान के नारे लगाए जो वो लगाते आए थे। मुसल्ला गार्ड्स मुअद्दिबाना अंदाज में एक तरफ हो गए। उसी वक्त वो पीछे से चिल्लाया, फरीद, तू फरीदुद्दीन है ना? मेरी रगों में खून की रवानी यूं रुक गई जैसे पहाड़ी चश्मे का पानी।